तो देखो जब सबसे पहले जो लास्ट क्लासेस में हमने अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि एसी क्या होता है, एसी के बारे में बेसिक बेसिक चीजें जान ली हमने, क्या होता है, कैसा होता है, क्या क्या वैल्यूज होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एसी साइनसॉइडल होता है। बट अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि एसी का बिहेवियर कैसा कैसा होता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। एलिमेंट्स मतलब जैसे कोई कंपोनेंट है, एक रजिस्टर है, एक रजिस्टिव एलिमेंट है। तो मान लो एक रजिस्टिव सर्किट है, मतलब अगर रजिस्टर एसी से कनेक्टेड है तो व्हाट विल बी बिहेवियर, क्या बिहेवियर होगा अगर रजिस्टर एसी से कनेक्टेड है, अगर कैपेसिटर एसी से कनेक्टेड है, अगर इंडक्टर एसी से कनेक्टेड है तो क्या बिहेवियर होगा। अच्छा, अगर यही कंपोनेंट्स डीसी से कनेक्टेड है तो उनका बिहेवियर क्या होगा, एसी और डीसी के बिहेवियर में क्या फर्क होगा। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अब आगे। तो अगर कोई रजिस्टर डीसी से कनेक्टेड होता है या एसी से कनेक्टेड होता है, बिहेवियर में कोई खास फर्क नहीं होता है। आप इसको रजिस्टर बोलो या फिर बल्ब भी बोल सकते हो। जैसे मान लो कि एक बल्ब है, हम इसको रजिस्टर दिखा रहे हैं ऑल दो, क्योंकि बल्ब भी एक काइंड ऑफ रजिस्टर ही होता है, बल्ब में भी रजिस्टर ही होता है। जब आप इसे एसी से कनेक्ट करोगे तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा ऐसे। बस अब मैथमेटिक्स की स्टडी करनी है कि क्या घट रहा है यहाँ पर, मतलब क्या क्या रहा है यहाँ पर। एक्चुअली क्या है कि हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, एसी सोर्स की वोल्टेज होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने आपको बता रखा है कि एसी में वोल्टेज साइनसॉइडल वेरी करती फ्लक्चुएशन होता है। तो हमने देखो जो एक चीज पढ़ी है कि किसी भी सर्किट में सोर्स वोल्टेज देता है और अप्लायंस वोल्टेज कंज्यूम करता है, तो वोल्टेज खाएगा कौन, ये जो हमारा डिवाइस है, रजिस्टर है, ये वोल्टेज खाएगा। कितनी वोल्टेज खाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर देखा जाए तो दोनों वोल्टेज बराबर होती है, जितनी वोल्टेज सप्लाई होती है उतनी कंज्यूम्ड होती है। तो आई आर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा लिखते हैं हम। तो अब एक्चुअली क्या है कि ये एक्सप्रेशन आ गया है। अब देखो जो होता क्या है कि किसी भी एक सर्किट में वोल्टेज देना हमारा काम होता है। करंट कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि सर्किट में कंपोनेंट्स कैसे लगे हुए हैं। कोई बच्चा इस चीज को डिटेल में बता सकता है जो मैं ये बोल रहा हूँ कि वोल्टेज देना हमारा काम है, करंट का हमें नहीं पता है। करंट किस पे डिपेंड करेगा, ये आप बताओ कैसे, क्या कहानी है करंट की, क्या कहानी है, कोई बच्चा बताएगा इसके बारे में। सर वायर का मटेरियल क्या है सर, बल्ब को कितनी वोल्टेज चाहिए, सब कुछ मैटर करेगा। देखो अच्छे, जैसे मान लो कि वोल्टेज देना हमारा काम है। अब हमारा अप्लायंस कैसा है, उसका रेजिस्टेंस कैसा है, तो उस हिसाब से हमें करंट वरंट मिलेगा सर्किट में, क्या अप्लायंस है। वोल्टेज हम देते हैं, करंट हमें मिलता है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपने भी कभी देख ही रखा है आमतौर पे फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। जब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं, छोटी क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 10 क्लासेस को, हम थोड़ा इलेबोरेट करके लिखें तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू आर इज अपोजिशन, रेजिस्टेंस को हम अपोजिशन भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर इसको नीचे ले आए तो ऐसा लिख सकते हैं, वोल्टेज बाय अपोजिशन इज इक्वल टू करंट। तो कहने का मतलब ये, किसी भी सर्किट में अगर हम बात करें कि क्या करंट मिलेगा, तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि कितना अपोजिशन है इस पे, क्योंकि हम तो वोल्टेज तो वो जो सप्लाई कर सकते हैं वही करेंगे, बट अपोजिशन ज्यादा होगी तो करंट अपने आप कम मिलेगा। मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस वगैरह पे इस पे मैटर करती हैं चीजें। तो खैर हमारे हाथ में मेनली हम सप्लाई वोल्टेज करते हैं और बाकी करंट हमें मिलेगा, जो मिलेगा वो मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, हमने वोल्टेज सप्लाई की है और हमें करंट मिलेगा। तो करंट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, उसकी भी इक्वेशन हम देख लेते हैं। तो अगर इसको नीचे ले आओ तो करंट कितना हो जाएगा, वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि आपने वोल्टेज साइनोसॉइडल दी, मतलब साइन वोल्टेज दी है, तो करंट भी साइनोसॉइडल मिल रहा है आपको। देखो एसी वोल्टेज है तो करंट भी एसी ही होगा, वैसी बात है। अगर फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज दोगे तो करंट भी फ्लक्चुएटिंग ही होगा। तो इस सिनेरियो में अगर ये देखा जाए तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, करंट की इक्वेशन। और इसमें से ये जो वैल्यू है इसको हम कहेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई नॉट क्या बच्चों, आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। समझ रहे हो।
अब ये मैंने पीक वैल्यू कैसे कही, किसी भी रिलेशन में फंक्शन में कोई भी एक्सप्रेशन हो, जैसे y इज इक्वल टू ए साइन थीटा या जो भी हो, तो y की अगर पीक वैल्यू चाहिए तो y की पीक वैल्यू कितनी होगी, y की पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और कितनी होगी, y मैक्सिमम जब होगा जब साइन थीटा 1 होगा, जब साइन थीटा 1 होगा उस टाइम y मैक्सिमम होगा और वो कितना होगा, a के बराबर होगा। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया। कभी भी किसी एक्सप्रेशन में साइन या कॉस फंक्शन हो, जब साइन या कॉस फंक्शन 1 होता है या साइन या कॉस फंक्शन 1 होता है तो उस टाइम पे वो फंक्शन मैक्सिमम होता है और उसके जो साइन कॉस को हटा के जो वैल्यू होती है वो उसकी पीक वैल्यू होती है एक्चुअल में, समझे। जैसे मान लो अगर हम कहें कि इसमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, तो मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, कब जाएगा, जब साइन ओमेगा टी 1 होगा तो मैक्सिमम करंट जाएगा वी नॉट बाय आर, तो उसे कहेंगे पीक करंट। कोई डाउट बच्चों, बोलो बोलो भाई बोलो, कोई डाउट। नो सर। तो अगर हम इसको पीक करंट बोल देते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इससे हमें कुछ खास तो नहीं, बस ये पता चल रहा है कि अगर हम वोल्टेज साइनसॉइडल दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, तो करंट पे हमें फ्लक्चुएटिंग मिलता है। तो बस ये छोटी सी बात है, इसे हम कहते हैं रजिस्टिव सर्किट। जब रजिस्टर को हम लोग कनेक्ट करते हैं एसी से, उसे हम कहते हैं रजिस्टिव सर्किट। चलो बच्चों, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब यहाँ पर बहुत आप ध्यान से सुनना इस चीज को, आप थोड़ा नेट पे डाल के पढ़ के आना। हमारे घरों में बल्ब लगे हुए हैं, जैसे ये बल्ब है, ये एक फिगर दिख रही है आपके सामने, तो घरों में बल्ब है, तो घरों में जो बल्ब है उसमें एसी करंट पास हो रहा है, तो एसी करंट फ्लक्चुएटिंग होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती घटती रहती है। तो बल्ब आपको फ्लिकर करता हुआ क्यों नहीं लगता है, बल्ब की लाइट तो कांस्टेंट होती है, क्यों नहीं फ्लिकर करता है बल्ब। सर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है सर। एक बात चलो बच्चों, बाकी बच्चों से भी कह रहे हैं एक बार नेट पे थोड़ा सा रिसर्च करना, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, तो फिर हम बात करेंगे आप लोगों से और डिटेल में, ठीक है। अभी हम कुछ कंक्लूजन नहीं बोल रहे हैं अभी इसके बारे में कुछ भी, तो आप एक बार सर्च करना बच्चों कि सर, बल्ब जैसे कौन सा? एसी तो फ्लक्चुएटिंग, कोई नहीं बच्चे, बस नेट पे डाल के देखो, आप थोड़ा सा आंसर मिले, बस मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रिसर्च करो आप इसके बारे में, आपको बस उसके बाद आप मुझे खुद आंसर देना, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया, इसके बाद देखो अच्छा हम आते हैं नेक्स्ट, कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट ये होता है कि अगर किसी कैपेसिटर को अगर हम लोग इसमें सिर्फ कैपेसिटर कनेक्ट होता है। करते हैं इसी से। अच्छा पहले तो ये देखो, अगर जैसे कोई कैपेसिटर है, अगर उसको डीसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा और एसी में कनेक्ट करेंगे तो क्या फर्क होगा। सबसे पहले व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद डीसी, क्या होगा बच्चे, क्या कहानी होगी, क्या नाम कहानी होगी बताओ। सर एक पे पॉजिटिव क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा और एक सब टर्मिनल प्लेट्स पे पे चार्ज नेगेटिव आता क्यू। है। When capacitor is connected with DC, what will happen, प्लेट्स पे चार्ज आ जाएगा, ऐसे, बस उसके बाद करंट फ्लो जीरो हो जाएगा इन स्टडी स्टेट। इन स्टडी स्टेट, समझे बच्चों, स्टडी स्टेट में करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर बाद। अच्छा मान लो कि जैसे हमने बल्ब कनेक्ट कर रखा होता है कैपेसिटर के साथ ऐसे इन सीरीज, तो क्या होगा बच्चों, थोड़ा बताना क्या होगा इसके बारे में, क्या घटेगा। बल्ब की ऑन करेंगे, मतलब ये सर्किट की ऑन करेंगे, ऑन मतलब कि स्विच ऑन करेंगे सर्किट को, चलो स्विच ऑन करेंगे, व्हाट विल हैपन, क्या सर होगा। तो क्या कहते हैं, बल्ब स्विच बंद करने के थोड़ी देर बाद तक चलेगा। नहीं ऑन कर रहे हैं बच्चे, ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑन की ऑन ऑफ की बात नहीं कर रहे हम, स्विच ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑन मतलब ऑन कर रहे हैं, सर्किट ऑन कर देना है। आप बताओ क्या होगा। तो सर पहले क्या कहते हैं, ये कैपेसिटर चार्ज होगा, उसके बाद बल्ब थोड़ी देर बाद ग्लो करेगा। बताओ अच्छा, बाकी बच्चे बताओ क्या होगा, किसी के दिमाग में कोई थॉट। सर एक बार फिर से इफ वी कनेक्ट, मतलब इस सर्किट में क्या होगा, बल्ब की ब्राइटनेस के बारे में बताओ।
इस सर्किट में। सर जब धीरे कैपेसिटर धीरे चार्ज हो जाएगा बढ़ेगी। तो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा? सर जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा पूरा तब बंद हो जाएगा। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो बल्ब जलेगा, बट जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि वो कैपेसिटर जब फुल I चार्ज हो zero जाता हो है तो गया वो सर, सर्किट steady ब्रेक state। कर देता है, आफ्टर सम टाइम शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या होगा, जैसे इस पे चार्ज एक्यूमुलेशन हो गया, जब इस पे चार्ज फुली एक्यूमुलेट हो गया तो बस अब ये सर्किट के करंट को फ्लो बंद कर देगा, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, बल्ब जलना बंद हो जाता है। ये डीसी की कहानी है, ये तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। हमारी कहानी एसी की है। अब एसी में भी क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है, कैसा होने वाला है? चलो एसी में पहले समझो होगा क्या। इफ वी कनेक्ट कैपेसिटर विथ एसी सोर्स, व्हाट विल हैपन? देखो बच्चे, एसी में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होती रहती है यूं। तो जैसे मान लो कैपेसिटर चार्ज है, कुछ देर बाद आप देखोगे तो थोड़ी कहानी अलग हो जाएगी। कैसे कैसे होगा, थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। तो कुछ देर बाद दोनों प्लेट पे नो चार्ज, कुछ देर बाद इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से होता ही रहेगा, मतलब चार्ज रोटेशन करता रहेगा। तो ऐसा होता ही रहेगा, जो आपके सामने दिख रहा है कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरीके से चार्ज ऑसिलेट करता रहेगा प्लेट्स पे। 1 2 3 4 5 continuously charging and discharging of capacitor will be there। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो 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 समझ गए सर? बोलो। यहाँ करंट जीरो नहीं होता है, यहाँ कंटिन्यूसली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चलती रहती है, करंट ऑलवेज फ्लो करता रहता है। एसी में चलो चलता अच्छा रहेगा आगे पूरे बढ़ते टाइम हैं। ना सर? करंट, हाँ करंट फ्लो करता रहेगा। तो ये कहानी अच्छी है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ बल्ब ऑफ नहीं होगा, जैसे मान लो ये है हमारा एक, अगर इसके साथ एक बल्ब लगा रखा है एसी के साथ, तो यहाँ बल्ब ग्लो करता रहेगा कंटिन्यू, बल्ब पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके पीछे कुछ रीजन भी है कि मतलब वो डीसी में चार्ज होने के बाद बंद हो जाएगा वो? एक्चुअली अच्छे, एक तो आप ये समझ सकते हो डीसी में चार्ज एक बार आ जाता है क्योंकि डीसी में एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। इसमें क्या होता है, फिर रिवर्स कर लेता है। जैसे मान लो यहाँ से हाँ सर, इधर करंट इधर आया, फिर यहाँ आ गया, तो इसलिए डिवाइस के थ्रू करंट पास होता ही रहता है कंटिन्यूसली, चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड, चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड। अब जैसे मान लो कि कोई चीज सीधी सीधी चल सकती है, सीधी सीधी चल सकती है, टर्न नहीं ले सकती। मान लो एक बच्चा है, वो कहेगा कि मेरे को टहलना है बट मैं सीधे सीधे ही जाऊंगा, चलता गया पार्क का कोना आ गया, अब वो कह रहा है नहीं मुझे, मेरे को आगे जाना है आगे जाना है, तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा इस तरीके से। तो अगर आप सीधे लाइफ में नहीं बढ़ पाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे ही एसी करंट सीधे जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है, तो डिवाइस से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स तो पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो एसी में जो बल्ब है उससे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड, डिवाइस जल रहा है। वहां तो एक बार पास हुए और अब वो और प्लेटो और जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बैटरी फ्लो नहीं करा पाएगी चार्ज को, क्योंकि काफी सारे चार्ज कैपेसिटर पे इकट्ठा हो गए, काफी हाई वोल्टेज डेवलप हो गई है कैपेसिटर के क्रॉस। बैटरी और चार्ज सप्लाई नहीं कर सकती है, तो और करंट फ्लो नहीं कर सकता है। जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और करंट नहीं फ्लो करेगा तो सर्किट एकदम से स्टैग्नेशन, मतलब रुक जाएगा बिल्कुल। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ वो आगे पीछे ऑसिलेट करते रहते हैं, कंटिन्यूसली बल्ब से पास होते रहते हैं, तो बल्ब ग्लो करता रहता है। बाकी हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा कहानी मैं आगे भी बताऊंगा आपको, बट यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? आगे मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर में ईएम वेव में सब कनेक्टेड एक दूसरे से। कोई डाउट बच्चों? नो सर। बोलो। if AC is connected with capacitor, there will be continuous charging and discharging of capacitor, but current will flow, always flow, मतलब करंट फ्लो करता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टैग्नेशन नहीं आता, चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहती है यहाँ पर।
तो ये सिचुएशन है बच्चों यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। अब हमें मैथमेटिकल स्टडी करनी है। मैथमेटिकल स्टडी क्या होती है? जो हम लोग मैथमेटिकल स्टडी यही करेंगे कि हम वोल्टेज दे रहे हैं तो हमें करंट क्या मिलेगा। We have this capacitor and we have connected AC source with capacitor and हमने वोल्टेज जो सप्लाई किया है वो तो हम यही करेंगे तो हमेशा करते हैं, जो कि है V0 sin ओमेगा t, ऑलवेज सेम। एंड जो हमने वोल्टेज सप्लाई की उसका हिस्सा यहाँ पे ड्रॉप होगा। ड्रॉप होगा मतलब कि किसी एक सिचुएशन में जितना वोल्टेज हम सप्लाई करें उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के अक्रॉस। तो दोनों का अगर वोल्टेज को इक्वेट करा दिया जाए तो ये एक्सप्रेशन हमारे सामने आएगा। तो अब देखो बच्चों, अगर हमें करंट का एक्सप्रेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से अगर करंट का एक्सप्रेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दिख रहा है बच्चों? यस सर, दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है। उल्टा दिख रहा है। नहीं बच्चे, आपका स्क्रीन को उल्टा कर दो, एक काम करो। लैपटॉप कैसे उल्टा करूँ सर? सीधा कर दिया, ठीक है। तो अगर करंट का एक्सप्रेशन निकालना है तो एक काम करो, कैपेसिटेंस को उधर ले जाओ। Q इज इक्वल टू CV0 sin ओमेगा t आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अगर चार्ज ये आ गया तो करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d बाई डी टी, चार्ज कितना है? CV0 sin ओमेगा t, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं, CV0 को बाहर ले लो, sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अच्छा बताएगा sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos ओमेगा t सभी इनटू ओमेगा। सभी के पास मैथ्स है ना? कोई ऐसा तो नहीं जो जिसके पास बायोलॉजी वाले बच्चों मैथ्स ना हो? CV0 साइन का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos थीटा, बट चेन रूल लगने की वजह से क्या, कौन सा रूल लगेगा? क्या रूल कहते हैं? चेन रूल ही कहते हैं सर। चेन रूल लगने की वजह से ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा cos ओमेगा t हो जाएगा। करंट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा CV0 cos ओमेगा t, ये हमें करंट मिलेगा। किसी को बताने की जरूरत है तो बताओ बच्चों, जिसने डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं सीखा हो तो हम बता देते हैं उसको ऐसा क्यों हुआ, बट अगर नहीं है तो फिजिक्स में भी सीख ही लो बच्चे। देखो बच्चे, एक छोटी सी चीज समझा देते हैं आपको कि जैसे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है cos थीटा, बट अगर साइन के थीटा है और उसका डिफरेंशिएशन करें थीटा के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले साइन के थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos के थीटा। फिर क्योंकि अंदर सिर्फ थीटा नहीं था, के थीटा था, तो के थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे अलग से, तो के बाहर आ जाएगा, ये हो गया cos के थीटा, और के बाहर आ जाएगा तो डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा, तो इसलिए के इंटू कॉस थीटा होता है। ऐसे ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी कि जो अंदर टी के अलावा जो कांस्टेंट है ओमेगा वो बाहर आ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से। खैर ये मैथ्स में तो आप लोगों ने सीख ही लिया होगा, नहीं भी सीखा होगा तो आप समझ गए होंगे आप लोग कि डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आया। अब देखो ये जो वैल्यू है ये करंट की पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइन या कॉस को छोड़ के जो भी आगे वैल्यू वैल्यू होती है उसको हम पीक वैल्यू कहते हैं, उसको हम मैक्सिमम वैल्यू का कहते हैं उस फंक्शन की। यहाँ फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स की बात है। मैथमेटिक्स की बात ये है कि कोई भी एक फंक्शन है उसमें कॉस या साइन को छोड़ के जो भी वैल्यू बचती है वो पीक वैल्यू कहलाती है, क्योंकि जब cos 1 होगा तो आई की मैक्सिमम वैल्यू उतनी ही होगी, ओमेगा सी वी नॉट उतनी होगी।
अब रही बात आगे कि इसके अलावा हम एक चीज आपको और बताना चाहते हैं, देखो बच्चों, क्योंकि जब मैं आपको वो बताऊंगा तो आप यहाँ से कोरिलेट कर पाओगे अब कुछ चीजें। देखो बच्चों, एक होता है रजिस्टर। अगर मान लो एक रजिस्टर है, हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया है, तो मान लो रजिस्टर क्या बल्ब ही है, काइंड ऑफ बल्ब है, रजिस्टर है, सेम चीज हो गई। तो हम वोल्टेज देंगे, वोल्टेज कंज्यूम करेगा, यहाँ पे कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज कंजम्पशन होगा। समझ रहे हो बात बच्चों? सोर्स वोल्टेज सप्लाई करेगा और डिवाइस वोल्टेज कंजम्पशन करेगा हमारा। अब रजिस्टर एक डिवाइस होता है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ अपोजिशन। रेजिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ अपोजिशन। किस चीज में? करंट के फ्लो होने में जो अपोजिशन होती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की जो अपोजिशन होती है वो डिसिपेटिव नेचर की होती है, मतलब जो एनर्जी मिलती है सर्किट में सोर्स से, तो रेजिस्टेंस उस एनर्जी को खर्च कर देता है, मतलब कि उसको कन्वर्ट कर देता है लाइट में या फिर किसी भी फॉर्म में, आप कह सकते हो। अगर एक जैसे फैन भी एक तरीके का रजिस्टर ही हुआ, बल्ब भी एक तरीके का रजिस्टर ही हुआ। क्यों हुआ? बेसिकली फैन आपने लगाया, सोर्स से एनर्जी उठा के उसको उसने मोशन में कन्वर्ट कर दिया। आमतौर पे लोगों के दिमाग में रजिस्टर की बात जब करते हैं तो उनके लगता है रेजिस्टेंस लगाया है। रेजिस्टेंस नहीं यार, कोई भी अप्लायंस अगर आप लगाते हो और वो अगर एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है तो उसको रेजिस्टेंस ही कहते हैं। ये बात समझ में आई बच्चों? रेजिस्टेंस कह सकते हो, लोड कई बार लोड कह देते हैं, लोड, LOAD, लोड। समझ में आ रही बच्चों ये बात? यस कोई सर। भी अप्लायंस अगर आप कोई भी अप्लायंस आप कनेक्ट करते हो तो रजिस्टर वो एक तरीके से रजिस्टर ही है या लोड है, उसको लोड कह सकते हो। कोई भी अप्लायंस की बात करो, हर अप्लायंस एक तरीके से रजिस्टर ही है, बिकॉज अगर वो एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है तो रजिस्टर ही है काइंड ऑफ, क्योंकि उसके अंदर भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं और वो कंपोनेंट क्या करते हैं कि एनर्जी कंजम्पशन करते हैं। तो इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो फिलहाल। अब एसी को हम जब रजिस्टर से कनेक्ट करते हैं तो करंट को फ्लो होने में अपोजिशन होती है और उस अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं, और वो जो अपोजिशन होती है वो डिसिपेटिव नेचर की होती है। जैसे मान लो इफ AC is connected with a bulb, so there will be some opposition in flow of charge when the charge passes through the bulb, because bulb है high resistance, bulb का resistance high होता है, ठीक ठाक resistance होता है, तो इस तरीके से है। और वो जो एनर्जी जो मिलती है वो डिसिपेट कर देता है बल्ब और उसको लाइट में कन्वर्ट कर देता है। बट मान लो कि AC में हमने एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर रखा है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद AC। अब कैपेसिटर तो यार कोई एनर्जी कंजम्पशन करता नहीं है, कैपेसिटर का काम क्या होता है? सिर्फ एनर्जी स्टोर करना। बैंक का काम है आपका पैसा लेके रखना, आपको वापस कर देना। सेम कैपेसिटर का काम होता है कि आपका एनर्जी स्टोर करना और जब जरूरत पड़े तो वापस दे देना। बट एक्चुअली क्या होता है कि जब कैपेसिटर को भी हम AC सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर भी चार्ज को फ्लो होने में अपोज करता है, अपोजिशन कॉज करता है। अब बच्चे कहते हैं सर ऐसा कैसे? रेजिस्टेंस में अपोजिशन तो होती है, कैपेसिटर में क्यों कैपेसिटर क्यों अपोज करता है? रीजन क्या होता है? जैसे मान लो प्लेट्स पे चार्ज आना चालू हुआ, कुछ चार्ज आया, तो जो पुराना चार्ज होता है वो नए चार्ज को अपोज करता है। अगर यहाँ पर न्यू नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पुराना चार्ज उसको कहता है तू कैसे आ रहा है, तेरे को नहीं आने दूंगा। समझे बच्चों? नेपोटिज्म समझे बच्चों? नहीं समझे? अरे समझ रहे हो बच्चों? यस सर। नेपोटिज्म का मतलब पता है ना आपको? आजकल यस तो सर, बहुत पता टीवी है। चल रहा है। यस सर। पुराना चार्ज कहता है हर नए चार्ज जगह को है। तेरे को तो आने नहीं दूंगा मैं। हर जगह अपोजिशन कॉल करता है, भाई हम तो आगे तुम्हें नहीं आने देंगे। जैसे अमेरिका में ट्रम्प तो आ गया, बट अब अमेरिका एक खाली कंट्री हुआ करती थी, शायद आपको पता है बच्चे। जब ब्रिटिशर्स अलग अलग कंट्रियों पे कब्जा करने निकले तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
कनाडा, यहाँ पर नहीं रहता था, मतलब कोई नहीं, मतलब ना के बराबर पॉपुलेशन थी, बहुत कम पॉपुलेशन थी। उसका घर है ये आपको तमिल शायद पता हो या ना हो। तो जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए, पुर्तगालीज आए, और ये सब क्या कहते हैं, पुर्तगाली थे, ब्रिटिशर्स थे, और स्पेनिश लोग थे, ये सब आए। तो ये कंट्रियां बसी, कौन कौन सी बसी, जैसे कि कनाडा बसा, अमेरिका बसा, अमेरिका में फ्रेंच लोग ज़्यादा बसे, और साउथ अमेरिका की कंट्रीज बसी, ऑस्ट्रेलिया बसा, न्यूजीलैंड बसा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खाली सिर्फ लैंड का पीस हुआ करता था। तो अब क्या हुआ, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया बस गया, वहाँ के लोग हमें अपोज करेंगे आने को। वो तो खुद तो टाप टूप के पहुंचे 200-300 साल पहले उनकी जनरेशन, पर हमको अपोज कर रही है जाने को। समझो बच्चे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अपोजिशन होता है। तो ये काइंड ऑफ अपोजिशन है। बस इस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस ना बोल के, इस अपोजिशन का नाम हमने रिएक्टेंस रख रखा है। सर जो क्या नाम रख रखा है? कैपेसिटर जो देता है उल्टा चार्ज, उसे रिएक्टेंस बोलते कैपेसिटर में जो चार्ज के फ्लो को अपोजिशन झेलनी पड़ती है, उसको रेजिस्टेंस ना बोल के रिएक्टेंस बोला जाता है। समझो बच्चे। जैसे when we connect capacitor with AC source, there will be some opposition in flow of charge. चार्ज को फ्लो होने में अपोजिशन होगी, and this opposition is known as reactance. अगर आपसे कोई पूछे रिएक्टेंस क्या होता है, इस यहाँ पूरा अगर नाम ले तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कोई पूछे आपसे क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर कैपेसिटर को हम जब एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो एसी सोर्स में जो चार्ज है उसको फ्लो होने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो प्लेट में पुराना चार्ज है वो नए चार्ज को आने नहीं देता। इस सब पोजीशन को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो बोलो बोलो। जैसे समझ गए। चलो, बट अब अपोजिशन तो रजिस्टर में भी होती है, चार्ज को फ्लो होने में, कैपेसिटर में भी होती है। बट दोनों में फर्क किस चीज का होता है? दोनों में फर्क इस चीज का होता है, रजिस्टर की जो अपोजिशन होती है वो डिसिपेटिव नेचर की होती है, और जो कैपेसिटर में जो अपोजिशन होती है वो नॉन डिसिपेटिव नेचर की होती है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो बच्चे, थोड़ा सा कहानी बताते हैं और फिर यहाँ सर्किट के बारे में बताते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपके 500 रुपए आपके फ्रेंड ने छीन लिए और खर्च कर दिए, क्योंकि वो रखेगा तो है नहीं, आपको वापस तो करने नहीं वाला, वो खर्च करा देगा, आपको खर्च करा दिए। मान लो चलो आपको 500 रुपए पाए, तो आपके फ्रेंड को तेरे को पाए, उसने सारे खर्च करा दिए। तो आप छीन करके आपसे कि ला खाना खाते हैं, ला चल ये खाते हैं, पिज्जा चलते हैं, चलो डोमिनोज चलते हैं। तो क्या हुआ बच्चे, वो आपका जो फ्रेंड हुआ रेजिस्टेंस हुआ एक तरीके से, उसने आपको अपोजिशन की, आपसे पैसे छीने और वो सारे डिसिपेट कर दिए। पर मान लो कि आपको पैसे पाए, मम्मी के पास गए, मम्मी ने वो छीन लिए, तो मम्मी ने क्या किया, उसको स्टोर करके रख लिया। तो मम्मी कैसी हुई बच्चे, और वो जो फ्रेंड हुआ वो कैसा हुआ, बताओ? सर वो डिसिपेटिव और नॉन डिसिपेटिव। मम्मी नॉन डिसिपेटिव हुई और वो डिसिपेटिव हुआ। वो पैसा सारा खर्च करा दिया उसने, तो मम्मी ने सारा स्टोर कर लिया। तो भले ही आपके पास दोनों आपके दुश्मन तो एक तरीके से हो ही गए, क्योंकि पैसे तो दोनों की वजह से आपके हाथ से चली गई ना। फाइनली आपके हाथ में तो दोनों केस में पैसा नहीं है, तो पोजीशन तो आपको दोनों ने की ना। पर चक्कर क्या था कि एक में क्या होगा, मम्मी से बाद में मांगोगे तो मिल भी जाएगा जब जरूरत होगी, क्योंकि डिसिपेट नहीं हुआ है वो। क्योंकि कैपेसिटर में जो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, अब जो चार्ज है उसको आने में दिक्कत हो रही है, तो वो चार्ज रुकेगा नहीं। बैटरी जो सोर्स है हमारे यहाँ पर, जो एसी सोर्स है, वो कहेगा कि अब पोजीशन है ठीक है, वो धक्का मार के पहुंचाएगा, जा कैसे भी करके एनर्जी देके तो पहुंचेगा, तो चार्ज कैसे भी करके स्टोर करेगा। बट उसके लिए जो वर्क डन सोर्स कर रहा है, वर्क डन एनर्जी तो लगा रहा है ना, बट चक्कर क्या है कि वो वर्क डन कर रहा है, उसको एनर्जी जो वर्क लगा रहा है उसको वापस भी मिल जाएगा। चार्जिंग प्रोसेस में वर्क डन करना पड़ेगा, डिस्चार्जिंग में एनर्जी वापस मिल जाएगी। सेम सिचुएशन है, जब आपने मम्मी को पैसा दिया तो आपके जेब में कुछ नहीं रहा, बट जब आपको देंगी तो आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि रजिस्टर के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ना, रजिस्टर कहीं कंजम्पशन नहीं कर रहा है, कहीं खर्च नहीं कर रहा है उस चीज को, तो बल्ब कंजम्पशन कर दे रहा है, बल्ब उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये जो कैपेसिटर है उसका काम ही स्टोरेज का काम है, वो क्या कहाँ कहाँ खपा देगा वैसे वो आपकी जो एनर्जी है। समझे या नहीं समझे बच्चे इस बात को? यस बोलो। समझ गए। तो अपोजिशन चार्ज को फ्लो होने में दिक्कत तो यहाँ पे भी होती है, बट वो दिक्कत वैसे नहीं होती कि उसमें जो होती है एनर्जी है, जो हमारा जो सोर्स है वो एनर्जी सप्लाई करता है एक्स्ट्रा, और कैसे भी करके चार्ज को फ्लो करा ही देता है। और साथ साथ में
वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी देता है वो स्टोर हो जाती है और बाद में एनर्जी मिल भी जाती है। चार्जिंग प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ती है, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में एनर्जी मिल जाती है, साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। बट खैर यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि कैपेसिटर के केस में चार्ज का फ्लो होने में जो अपोजिशन फेस करनी पड़ती है उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझे नहीं समझे? बोलो बच्चों बोलो। यस सर। ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, जैसे एक थोड़ा फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि जैसे हमारा कोई रेजिस्टिव सर्किट है तो रेजिस्टर सर्किट में क्या होता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन, ऐसा लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय अपोजिशन, इसके लिए भी लिख सकते हैं। बट यहाँ जो अपोजिशन होती है वो बेसिकली रेजिस्टेंस नहीं होती, आर नहीं होती। यहाँ जो होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सी सबस्क्रिप्ट सी। तो ये चाहो तो मैच कर सकते हो बच्चों, सेम सेम सही है, दोनों में अपोजिशन है, बट एक में अपोजिशन ये है और एक में ये है। जो रजिस्टर है उसमें नीचे आर आएगा और जो कैपेसिटर है उसमें एक्स सी आएगा, क्योंकि उसके अंदर अपोजिशन कैपेसिटिव रिएक्टेंस नाम की है, उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, उसके अंदर अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं। समझे या नहीं समझे बच्चों बात? इस चीज को समझे? सर ये सही में आ गया सर। वो बताना नॉन डिसिपेटिव कैसे होगा वो? देखो अच्छे, पहले बात समझो, कैपेसिटर क्या कुछ लाइट जला रहे, पंखा जला रहे क्या? कैपेसिटर का काम क्या होता है? एनर्जी स्टोर करना। स्टोर करना ये बताओ बस। यस। आपकी एनर्जी खर्च Task करेगा होगा। वो? कहीं कहाँ खर्च कर सकता है? नहीं कर सकता कहीं खर्च कर सकता है? नहीं। तो लेगा और दे देगा, आपसे एनर्जी लेगा और दे देगा, देगा लेगा ले देगा लेगा, खर्च नहीं कर सकता ना उसमें, कोई एलिमेंट ही नहीं है। मान लो आपके लेटेस्ट टेक आपके पास पावर बैंक है, ठीक है, और आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, पावर बैंक किसी काम का है? नहीं सर नहीं। चार्ज ही पड़ा रहेगा, वो चार्ज ही पड़ा रहेगा, चार्ज रहेगा। यस। मान लो किसी अच्छे बस आईफोन है, यूज नहीं करता, उसका चार्ज ही मतलब पड़ा ही रहेगा। मतलब एग्जांपल दे रहे हैं बच्चे, यहाँ पर क्या है कि सोर्स है हमारा और कैपेसिटर से कनेक्टेड है। कैपेसिटर उसकी एनर्जी डिसिपेट कहाँ करेगा बताओ बच्चे? केवल कहाँ यूज करेगा? नहीं कर पाएगा सर। समझे? नहीं करेगा, तो इसलिए यही है। जैसे सर हाँ बच्चे बोलो। सर फेजर डायग्राम कराओगे सर? अभी तो बच्चे टाइम है फेजर में, अभी तो बेसिक सीखो, एक नेक्स्ट क्लास तक पहुंचेंगे फेजर तक। तो चलो अब ये वापस यहाँ आते हैं। तो ये सब हम क्यों कर रहे थे बच्चे? देखो अच्छा, ये सब इसलिए कर रहे थे कि ये जो हमारी इक्वेशन आई है यहाँ से, जो हमने कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा अभी उसकी इक्वेशन आई, उसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज करते हैं। इसको V0 बाय 1 बाय ओमेगा सी लिखते हैं।